नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव ने आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और वहीं जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई है। और यूपी में समाजवादी पार्टी की हार के बाद से शिवपाल यादव अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं और हाल ही में हुई समाजवादी पार्टी की विधायक दल की बैठक में भी वो शामिल नहीं हुए थे और ऐसे में राजनीतिक कयास भी लगने शुरू हो गए। हालांकि इस बारे में अभी कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आई और इससे पहले बुधवार को शिवपाल यादव ने विधायक पद की शपथ भी ली थी और उनका कहना था कि उन्हें बस बैठक में नहीं बुलाया गया था और वहीं सपा की एक और बैठक में वो शामिल नहीं हुए थे। और वहीं ये भी बताया गया था कि भरथना तहसील के नगला गांव में हो रही भगवत कथा में शामिल थे, जिस वजह से वो शामिल नहीं हो पाए थे और ऐसे में वो सपा के गठबंधन दलों की मीटिंग में शामिल नहीं रहे। और शिवपाल यादव ने कहा था कि मुझे बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है और मैंने सपा नेताओं से संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली और इन परिस्थितियों में मेरा विधायक दल की बैठक में जाना सही नहीं होगा। और वहीं शिवपाल यादव ने आगे कहा था कि मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसके अनुसार काम करूंगा, लेकिन मुझे विधायक दल की बैठक के लिए नहीं बुलाया गया। हालांकि मैं समाजवादी पार्टी से विधायक हूं। वहीं यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद बुधवार को 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी और ऐसे में कार्रवाई करते हुए यूपी पुलिस और एसटीएफ ने अभी तक कुल 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वो लगभग 2 दर्जन लोगों में को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। और यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा स्थगित करनी पड़ी और ऐसे में बोर्ड की परीक्षा को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ छात्रों में भी इसे लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है और उनका कहना है कि इन परीक्षाओं के बाद उन्हें आगे की प्रवेश परीक्षा की भी तैयारी करनी है और अगर ऐसे पेपर रद्द किए जाएंगे तो इसकी वजह से नतीजे भी देरी से आएंगे और इसका सीधा असर आगे की प्रतियोगी और प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा की तैयारियों पर पड़ेगा। यूपी बोर्ड की परीक्षा में फिर पेपर लीक मामला सामने आया और इस बार बुधवार को दूसरी पाली में 2 बजे से होने वाली इंटरमीडिएट की अंग्रेजी परीक्षा का पेपर लीक हो गया और जिसकी वजह से 24 जिलों में परीक्षा निरस्त कर दी गई। और वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक होने पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करके प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। दरअसल बुधवार को जानकारी मिली कि यूपी बोर्ड की अंग्रेजी परीक्षा जिसका कोड संख्या 316 सीरीज का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यह पेपर सबसे पहले देवरिया और बलिया क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद इस सीरीज का पेपर जिन जिन जिलों में जाना था उन जिलों में परीक्षाएं निरस्त कर दी गई। बाकी अन्य जनपदों में परीक्षा हुई और पेपर निरस्त होने की सूचना से लोग लेकर कई लोग तमाम मायूस भी हो गए। और वहीं इस खबर के सामने आते ही पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर निशाना साधा और उन्होंने लिखा कि यूपी बीजेपी सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का व्यवसाय बदस्तूर जारी है। और वहीं युवा कह रहे हैं कि रोजगार देने में नाकाम बीजेपी सरकार जानबूझकर किसी परीक्षा को पूर्ण नहीं होने देना चाहती और वहीं बीजेपी सरकार अपने इन पेपर माफियाओं पर दिखाने के लिए सही कागजात का ही बुलडोजर चलवा दे। और वहीं छात्रों का कहना था कि अंग्रेजी का पेपर था जो निरस्त कर दिया गया और अगले पेपर में जानकारी मिलेगी, कब डेट आएगी ये पता नहीं है। और वहीं टीचर ने नहीं बताया कि क्या हुआ है और हम लोग तैयारी करके आए थे और टीचर ने हमें बताया कि पेपर निरस्त कर दिया गया और हम लोग पूरी तैयारी के साथ पेपर करने आए थे, लेकिन पेपर नहीं हुआ और स्कूल वालों ने मना कर दिया कि पेपर बाद में होगा। और बच्चों को पेपर दिलाने आए लोगों का कहना था कि इस तरह से बच्चों का करियर खराब होगा। और अलीगढ़ के डीआईओएस धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रयागराज द्वारा अपनी विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया गया और उन्होंने किसी जनपद में अंग्रेजी विषय प्रश्न पत्र के लीक की आशंका व्यक्त की और उसी के दृष्टिगत जनपद अलीगढ़ की परीक्षाएं शाम पाली में जो होनी थी उसे निरस्त कर दी गई थी।
वहीं यूपी के बदायूं में पावर कॉरपोरेशन के लाइनमैन की बाइक का चालान करना पूरे थाने के लिए भारी पड़ गया है। और वहीं पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने एक वैध कनेक्शन छोड़कर थाने के अन्य 12 अवैध कनेक्शन ही काट दी। और वहीं आपको बता दें कि कुंवर गांव बिजली उपकेंद्र का लाइनमैन अजय सोमवार को छेद के गांव कैली में बिजली लाइन जोड़ने गया था और दोपहर के वक्त वो वहां से वापस आ रहा था और अजय के पास हेलमेट नहीं था और रास्ते में कैली मोड़ पर इमलिया के पास कुंवर गांव थाने के दरोगा राम नरेश वाहन चेकिंग कर रहे थे और उन्होंने अजय की बाइक को भी रोक लिया। हालांकि अजय ने बताया कि वो पावर कॉरपोरेशन का लाइनमैन है और कुंवर गांव बिजली उपकेंद्र पर उसकी तैनाती है और वो लाइन जोड़कर लौट रहा है, लेकिन दरोगा ने उसकी बात अनसुनी करके हेलमेट न लगाने पर उसका ऑनलाइन चालान कर दिया। और इधर बिजली उपकेंद्र पहुंचकर अजय ने इस बारे में जेई सतीश चंद्र और अन्य साथी कर्मचारियों को बताया और इससे कर्मचारियों में नाराजगी फैल गई। और फिर क्या था कि थाने के बिजली कनेक्शनों के बारे में पड़ताल करने के बाद कई कर्मचारी थाने पहुंचे और कर्मचारियों ने थाना कार्यालय का एक वैध कनेक्शन छोड़कर यहाँ करीब 12 अवैध बिजली कनेक्शन काट दिए। और इतना ही नहीं था, स्टाफ को चेतावनी भी दी गई कि अवैध कनेक्शन नहीं चलने चाहिए और कर्मचारियों ने लाइन काटने से पहले और लाइन काटते समय की वीडियोग्राफी की और क्लिप अधिकारियों को भेजी। और वहीं एसडीई कुंवर गांव विपिन मौर्य ने बताया कि लाइनमैन और दरोगा के बीच क्या बात हुई इस बारे में उन्हें पता नहीं और सब स्टेशन के कर्मचारियों ने थाने की लाइन और कनेक्शन काटने की वीडियो भेजी और थाने में एक कनेक्शन वैध है, बाकी अवैध रूप से चल रहे थे और वहीं अवैध रूप से चलने वाले कनेक्शन ही काटे गए। और वहीं अभियंताओं की हड़ताल में शामिल हूं और इस कारण मैं मौके पर नहीं पहुंचा था। और वहीं कोरोना महामारी की चौथी लहर देश में आने की संभावना अब नहीं है और वहीं ऐसा दावा आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने किया। और प्रोफेसर अग्रवाल कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर को लेकर अपने गणितीय सूत्र मॉडल पर अनुमान पेश करते आए हैं और जो करीब करीब सच भी साबित हुई है। और ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से चौथी लहर को लेकर दावा किया और कोरोना की चौथी लहर को लेकर प्रोफेसर ने कहा है कि अगर चौथी लहर आती भी है तो उससे देशवासियों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। उनका अनुमान है कि चौथी लहर भी तीसरी लहर की तरह ही कम समय के लिए आएगी और चौथी लहर भी कम घातक होगी। और इसके आगे बढ़ते हुए उन्होंने दावा किया है कि 90% से अधिक भारतीयों में नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, जिससे चौथी लहर घातक नहीं होगी। वहीं प्रोफेसर अग्रवाल ने यह भी कहा कि अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से चौथी लहर के आने की संभावना नहीं दिखती है और उन्होंने कहा कि वायरस के म्यूटेंट में बदलाव आता है तो स्थिति में भी बदलाव हो सकता है। और इसके अलावा प्रोफेसर अग्रवाल ने सूत्र मॉडल के आधार पर कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर का अनुमान पेश किया था और उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा था और इस म्यूटेंट ने वैक्सीन से बनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बाईपास कर दिया था, लेकिन नेचुरल इम्यूनिटी को पास नहीं कर सका और इसी कारण से भारत में सिर्फ 11.8% लोग ही संक्रमित हो पाए, जबकि ग्रीस में सबसे अधिक 65.1% लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। और जिन देशों के लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हुई थी वहां ओमिक्रॉन का फैलाव कम रहा था। और वहीं इस वक्त एक आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि आगरा में प्राइवेट चिकित्सकों की हड़ताल देखने को मिली है। वहीं आपको और इस वक्त एक बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है, इससे आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की आगरा से बड़ी खबर है, जहां पर आगरा में प्राइवेट चिकित्सकों की हड़ताल देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि आगरा में प्राइवेट अस्पतालों की हड़ताल देखने को मिल रही है। IMA के बैनर तले चिकित्सकों ने ये हड़ताल किया, अस्पताल कर्मचारियों ने हड़ताल की। और वहीं आपको बता दें कि सुबह से सभी चिकित्सकीय इमरजेंसी सेवाएं बंद है। वहीं आपको बता दें कि अस्पतालों में सभी जरूरी सेवाएं और इमरजेंसी सेवाएं बंद है और सेवा बंद होने से मरीजों को काफ़ी परेशानी भी हो रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डॉक्टर्स शाम को निकालेंगे मौन जुलूस। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर्स अब मौन जुलूस भी निकालेंगे। और ये जो मामला है, जो हड़ताल की गई है, दौसा में महिला चिकित्सक की सुसाइड के बाद ये हड़ताल की गई। और वहीं आपको बता दें ये आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्राइवेट अस्पतालों ने हड़ताल कर रखी है, जिससे आगरा में
मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं आपको बता दें कि अस्पताल में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद हो गई, जिसके बाद सेवाएं बंद होने से मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है और सभी डॉक्टर शाम को मौन जुलूस भी निकालेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि दौसा में महिला चिकित्सक की आत्महत्या का ये मामला है, जिसके बाद आगरा में भी प्राइवेट अस्पतालों में हड़ताल देखने को मिल रही है। दौसा में डॉक्टर अर्चना ने आत्महत्या की है। उसके आहत और विशुद्ध हमारे जो चिकित्सक हैं प्राइवेट के, उन्होंने आज हड़ताल कर ली है। उनसे मेरी बात भी हुई थी, इस तरह की हमारी जनमानस से उससे दिक्कत आई थी तो हमारी सेवाओं को चालू करें, परंतु आज भी उनके द्वारा ये किया गया है। इसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया था कि हम अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करें। इसके लिए मेरी व्यक्तिगत रूप से चाणक्य मेडिकल कॉलेज और SIC हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी वार्ता हुई है। सब जगह हमारी इमरजेंसी अलर्ट पे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य से भी अलर्ट पे हैं। जो किसी मरीज को दूसरी चीज़ें भी हो जाती है, जैसे इसकी मृत्यु हो गई लेडीज़ की, उसके कई कारण होते हैं। मेडिकल साइंस के अंदर क्लियर लिखा हुआ है, कोई भी ऑपरेशन करते हैं हम तो उसमें कॉम्प्लिकेशन और सिक्वली होते हैं, जिसके दौरान मरीज की मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन ये मरीज को पता नहीं होता है। और मरीज को हम समय समय पर जब भी ऑपरेशन करते हैं उसकी पूरी काउंसलिंग की जाती है, सारी बातें समझाई जाती हैं, तो मरीज और उसके अटेंडेंट तो समझ जाते हैं और वो कभी भी इस बात से संतुष्ट भी रहते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो करा वो कहा हमसे वैसा ही हुआ। लेकिन उसके संग कुछ अटेंडेंट्स होते हैं जो उसकी जानकारी नहीं रखते हैं और जो न्यूसेंस वैल्यू वाले होते हैं, कुछ गुंडा तत्व होते हैं, वो अननेसेसरली उस मरीज को उकसाते हैं, अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं, नेतागर्दी दिखाते हैं और ये बताते हैं उसको कि तेरे माध्यम से हम तेरे को डॉक्टर से बहुत ज़्यादा पैसा दिलवा सकते हैं। वहीं बहराइच में गुरुवार को आम आदमी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अरुण सिंह के नेतृत्व में दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर गेट पर हुए हंगामे और तोड़फोड़ को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और उनका कहना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी से बीजेपी बुरी तरह हारी है, इसी वजह से बौखलाई हुई है। और उन्होंने अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके घर के बाहर इतना हंगामा और तोड़फोड़ की है। कल जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमान केजरीवाल जी के आवास पर बीजेपी के गुंडों द्वारा आक्रमण किया गया, CCTV कैमरे तोड़े गए, रैकेटिंग तोड़ी गई और उनके आवास के गेट पर चढ़ने की, अंदर घुसने का प्रयास किया गया। पुलिस वहां खड़ी रही, देखती रही, मूक दर्शक बन करके सहयोग करती रही आतंकियों का। इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ जिला मजिस्ट्रेट जी के समक्ष राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये गुंडागर्दी, खुली गुंडागर्दी भाजपा की है, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और खुल करके इसका विरोध सड़कों पर किया जाए। और वहीं इस बीच एक फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। फतेहपुर में एक बड़ा हादसा हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फतेहपुर में इस वक्त एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान ये हादसा हुआ और तेज रफ्तार बाइक ने सब इंस्पेक्टर को टक्कर मारी है। वहीं आपको बता दें कि फतेहपुर से बड़ा हादसा सामने आया, जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान ये हादसा हुआ, जहां पर तेज रफ्तार बाइक ने सब इंस्पेक्टर को टक्कर मार दी। और वहीं आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्रा गंभीर रूप से घायल भी हो गए और तेज रफ्तार बाइक ने सब इंस्पेक्टर को टक्कर मारी, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल होकर, सब इंस्पेक्टर का नाम वीरेंद्र नाथ मिश्रा बताया गया, जिसके बाद वीरेंद्र नाथ मिश्रा टक्कर से गंभीर रूप से घायल होकर घायल सब इंस्पेक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान सब इंस्पेक्टर की मौत भी हो गई। इस वक्त ये बड़ी खबर और बड़ा हादसा सामने आ रहा है, जहां पर तेज रफ्तार बाइक ने सब इंस्पेक्टर को टक्कर मार दी, जिसके बाद इंस्पेक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। और वहीं मौत के बाद पुलिस महकमे में गम का माहौल छा गया और वहीं बाइक सवार दोनों युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। और वहीं वीरेंद्र थाने के समीप ही वाहन चेकिंग कर रहे थे और सब इंस्पेक्टर सुल्तानपुर गोश्त
थाना में तैनात थे, जिसके बाद वो वाहन चेकिंग कर रहे थे, लेकिन तेज़ रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके बाद उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फतेहपुर जनपद के मुसाफर ग्राम पंचायत में घायल आवारा मवेशियों की देखरेख की जिम्मेदारी गांव के युवाओं ने उठाई है। और वहीं आपको बता दें कि सड़कों पर आवारा मवेशियों ने डेरा डाल रखा है और कई बार तेज गति से वाहन चालक इनसे टकराकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। और वहीं पीड़ित चालक की मदद के लिए तो लोग आगे आ जाते हैं, लेकिन दुर्घटना में घायल मवेशी की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता और वो वहीं तड़पता रहता है। और अब इन पशुओं की सहायता का बीड़ा मुसाफर चौकी और मुसाफर ग्राम के कुछ युवाओं ने जिम्मेदारी उठाई है और वो न सिर्फ उसके इलाज का प्रबंध करते हैं बल्कि उसकी तीमारदारी भी करते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि इनके इस नेक काम में एक पशु चिकित्सक भी दर्शक साहू का हाथ बटा रहे हैं। वहीं मेरठ जिले के कई इलाकों में बंदरों के आतंक से लोग इतने खौफ में है कि अब उनका घरों से बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया। और वहीं आपको बता दें कि यहाँ के लोगों ने बंदरों को भगाने के लिए प्रशासन से कई बार गुहार भी लगाई है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। लेकिन अब वन विभाग की टीम ने बंदरों को भगाने के लिए एक नायाब तरीका खोज निकाला है, जिसके तहत शहर में चिन्हित अलग अलग स्थानों पर लंगूर के कटआउट्स लगाए जाएंगे, जिससे बंदरों की हरकतों पर अंकुश लगाया जा सके। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर भारत में पूरे में ही बंदरों की समस्या प्राय शहरों में देखी जा रही है। उसमें एक नए इनिशिएटिव के रूप में मेरठ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लंगूर के कुछ कटआउट्स बनवाए हैं, जिसको इंटरनली हम लोग एक्सपेरिमेंटल रूप से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट हम लोगों का हो पाएगा। अभी पब्लिक स्पेसेस में इसको नहीं लगाया गया है। इसमें कुछ चेंजेस की अभी आवश्यकताएं हैं, हम चेंजेस करवा रहे हैं। जैसे ये एक्सपेरिमेंट सफल होगा तो हम लोग विभिन्न माध्यमों से दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसको पब्लिक स्पेसेस में भी। और वहीं एक निजी नर्सिंग होम में गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। और वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से बात कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात जरूर कही है। और वहीं आपको बता दें कि रायबरेली के सदर कोतवाली क्षेत्र के केनाल रोड स्थित एक पूर्व निवासी सुधा को डिलीवरी के लिए सुबह 5 बजे संजीवनी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। और वहीं दर्द अधिक होने के कारण सुधा को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाकर इंजेक्शन भी लगाया गया, जिसके बाद से सुधा को होश ही नहीं आया। और कुछ देर बाद नर्सिंग होम में मौजूद स्टाफ ने परिजनों को बताया कि सुधा की मौत हो गई है, जिसके बाद अब पुलिस भी मौके पर पहुंची है। और वहीं परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। तो क्या हुआ है सर? इनको बच्चा होना था, ये यहाँ लेके आई और पैसे पूरा जमा करवा लिए थे 35,000 रुपये, और अंदर लेके गए ओटी में, मालूम नहीं कौन सी इंजेक्शन लगा दिए। उसके बाद इनको होश ही नहीं आया और मृत्यु हो गई इनकी। बाद में बोल रहे थे। क्या नाम था जिनकी मौत हुई है और क्या उम्र थी? सुधा। इसकी कितनी उम्र? 30 साल की थी। क्या कहा डॉक्टर ने, क्या बताया? सर पहले तो कुछ नहीं बोल रहे थे, बाद में इन्होंने पता ही कौन इंजेक्शन लगाया, उसके बाद बोल रहे थे कि ये एक्सपायर हो गई, इनको होश नहीं आ रहा। इसकी शिकायत किसी से की आपने? जी, किसी से पुलिस से शिकायत जी की थी। लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की कीमत जो है मरीजों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। आपको बता दें कि ये रायबरेली जिले का सबसे बदनाम नर्सिंग होम है, संजीवनी नर्सिंग होम। आज भी यहाँ पर एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं। यहाँ पर ये वही महिला है जिनको भर्ती कराया गया था और इनसे जो है 35,000 रुपये वसूल भी किए गए, लेकिन जैसे ओटी में ले जाया गया, उसके बाद जो इंजेक्शन दिया गया, उसके बाद जो है इन महिला की मौत हो जाती है। आपको बताते चले कि इनके साथ इनके परिजन भी हैं, हम जानते हैं इनका क्या कहना। क्या नाम है बेटा? राहुल यादव जी। राहुल, क्या हुआ था बेटा? सर इनके इंजेक्शन लगाने के बाद इनकी मौत हो गई सर। तो इसकी शिकायत आपने किसी से की? सर यहाँ पर कोई है ही नहीं, किससे करें सर? तो पुलिस वालों से की गई। पुलिस वालों से की गई है। तो क्या आश्वासन मिला, तहरीर दिया है आपने? जी सर, अभी कार्रवाई हो रही है।
तो इन्होंने पुलिस को तहरीर दी है और कार्रवाई हो रही है। आपको बताते चले ये नर्सिंग होम जो है वो कहीं ना कहीं हमेशा विवादों में रहा है, चूँकि आए दिन यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। मरीजों का आर्थिक शोषण होता है और उसके बाद उसकी कीमत जो है वो मरीजों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। देखना है ऐसे नर्सिंग होमों के खिलाफ जिला प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या इसकी कीमत हमेशा लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। वहीं फतेहपुर में लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं सदर कोतवाली के नेशनल हाईवे 2 के नौवा बाग के पास बाइक सवार को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और वहीं टक्कर लगने से बाइक पर सवार सास और बहू छिटक कर सड़क पर जा गिरी और वहीं उनके ऊपर ट्रक भी चढ़ गया। और वहीं आपको बता दें कि दोनों महिलाओं की कानपुर ले जाते समय मौत भी हो गई। हालांकि बाइक चला रही एक युवक और महिला की गोद पर रहे बच्चे को मामूली सी चोट आई है और हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं परिजनों के अनुसार बाइक पर युवक अपनी मां और भाभी को लेकर अपने गाँव दिलावरपुर आ रहा था और कि तभी वो हादसा का शिकार हो गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक्सीडेंट में दोनों जो महिलाएं आई हैं वो ब्रॉड डेड अवस्था में थी, मृत अवस्था में ही लाई गई थी और सर के ऊपर से इनके गाड़ी का पहिया निकल जाने की वजह से इनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। एक्सीडेंट में दोनों जो महिलाएं आई हैं वो ब्रॉड डेड अवस्था में थी, मृत अवस्था में ही लाई गई थी और सर के ऊपर से इनके गाड़ी का पहिया निकल जाने की वजह से इनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। वहीं इस बीच एक शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की शाहजहांपुर से बड़ी खबर जहां पर सर्विलांस टीम ने बरामद किए हैं करीब 50 मोबाइल। और वहीं आपको बता दें शाहजहांपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सर्विलांस टीम ने बरामद किए हैं खोए हुए करीब 50 मोबाइल फ़ोन। और वहीं आपको बता दें कि इनकी कीमत करीब 12 लाख रुपए आंकी गई है। और वहीं आपको बता दें कि खोए हुए मोबाइल पाकर लोग बेहद खुश भी नजर आए और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनता और पुलिस के बीच रिश्ते समन्वय बनाने में ये कारगर साबित होगा। और वहीं आपको बता दें कि लगातार मोबाइल चोरी की वारदात सामने आती है, जिसके बाद अब पुलिस द्वारा और सर्विलांस द्वारा ये कार्रवाई की गई, जिसके बाद 50 खोए हुए फ़ोन बरामद किए गए जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए आंकी गई। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर इसमें 50 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं जो खोए हुए थे, जिनकी कीमत करीब 12 लाख रुपए आंकी गई। और वहीं पुलिस द्वारा इसको लेकर बयान भी दिया गया कि इससे जनता और पुलिस के बीच समन्वय बनेगा। और आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है और लोगों को उनके फ़ोन वापस किए गए हैं। ये विगत कुछ दिनों से जिनके मोबाइल फ़ोन्स खोया करते हैं तो वो सूचना पुलिस को देते हैं और उसके आधार पे हमारी जो सर्विलांस टीम है एएसपी साहब के निर्देशन में उनके द्वारा अथक प्रयास करते हुए मोबाइल फ़ोन्स को बरामद करने का निरंतर प्रयास किया जाता रहा है। इसी क्रम में ये 50 मोबाइल फ़ोन्स की उनको जो मोबाइल फ़ोन के जो स्वामी हैं उनको वापस दिला दिया जाए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है मोबाइल जो व्यक्ति के साथ एक इमोशनल बॉन्ड उसका हो जाता है, जिसका मोबाइल फ़ोन होता है, तो उसको पाकर उसको अच्छा लगता है। और ये पुलिस का एक ऐसा एक्ट है जो लोगों के मन में हमारे प्रति एक पॉजिटिव। वहीं बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के रहने वाली युवती ने अपने परिवार पर आरोप लगाया है कि उसके परिवार वाले उस पर जबरन शादी करने का दबाव बना रहे। और दरअसल पीड़ित युवती ने बताया कि उसके भाई शिवम ने 6 महीने पहले अंशु से 50,000 रुपये उधार लिए थे, जो कि उसका भाई अब दे नहीं पा रहा है और अब उसके परिवार वाले अंशु से रुपए के बदले में उसकी शादी कराना चाहते हैं। तो वहीं युवती का कहना है कि मैं अभी नाबालिग हूं और मुझे अभी शादी नहीं करनी, और उसके बाद भी उसके परिवार वाले उस पर शादी का दबाव बना रहे, जिसको लेकर युवती आज एसएसपी दरबार पहुंची, जहां उन्होंने एसएसपी रोशनी सजवान से न्याय की गुहार लगाई है। मेरी फैमिली जो है मेरी शादी कराना चाहती है जबरदस्ती। मेरे भैया ने एक लड़के से 50,000 रुपये लिए थे, तो वो 50,000 रुपये वो दे नहीं पा रहा है, तो उसने मेरे भाई ने मेरी शादी उससे कराने के लिए सोची, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर वगैरह करता है, बदतमीजी करता है। अच्छा, देखिए अभी बालिका आई है जो बारादरी क्षेत्र की है, प्रार्थना पत्र दिया है
और उससे वार्ता करके ये पता लगा है कि वो किसी अन्य लड़के से शादी करना चाहती है जब वो बालिग हो जाएगी। उसकी काउंसलिंग कराई गई है यहाँ पर और संबंधित थाने के बाल कल्याण अधिकारी से वार्ता की गई कि इनके परिवारजनों की भी काउंसलिंग कराएं। और चूँकि बालिका जो है नाबालिग है, इसकी जो अगर परिवारजन को रख रहे हैं तो पूरी सुरक्षा और उसका दायित्व उनका होगा। और जब ये चूँकि नाबालिग है तो किसी भी सूरत में ये शादी इत्यादि की जो बात वो कह रही है वो शादी इत्यादि तो विधि संगत भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी अन्य लड़के के साथ रहना चाहती है या शादी करना चाहती है, जैसा कि उसने बताया। तो उसको भी काउंसलिंग करा दी गई है, उसकी जानमाल की सुरक्षा और उसकी काउंसलिंग की कार्रवाई कर दी गई है और थाने को बता। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज़ के साथ।